गुड इवनिंग एवरीवन। आज जो हम टॉपिक लेने वाले हैं वो है सिरोसिस ऑफ लिवर। सिरोसिस ऑफ लिवर है। सबसे पहले हम देखते हैं सिरोसिस ऑफ लिवर की डेफिनेशन। देखिए, ये पैथोलॉजिकली भी इम्पोर्टेंट है। ठीक है, पैथोलॉजिकली इम्पोर्टेंस का मतलब बोल रहा हूँ कि आपका यहाँ पे टाइप्स आ जाएंगे। ठीक है, साइज और पोजीशन के बेसिस पे। ठीक है, इनके कोज क्या क्या होते हैं और प्रैक्टिस ऑफ मेडिसिन में इसके कॉम्प्लिकेशन दोनों ही एमसीक्यू के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। कॉम्प्लिकेशंस भी इसके बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। ठीक है, तो इसमें ध्यान से देखेंगे हम इसको। तो सबसे पहले आप लिखिए इसकी डेफिनेशन कि सिरोसिस ऑफ लिवर क्या होता है। सिरोसिस ऑफ लिवर में फाइब्रोसिस एंड नोड्यूल फॉर्मेशन, लिखिए ना, फाइब्रोसिस एंड, ना, फाइब्रोसिस भी होता है और साथ में नोड्यूल फॉर्मेशन भी होता है। फाइब्रोसिस एंड नोड्यूल फॉर्मेशन ऑफ liver secondary to chronic liver injury, secondary to chronic liver injury leading to architectural distortion of a hepatic lobules, leading to architectural distortion of hepatic lobules। अब हम इसमें पोजीशन देखेंगे। पोजीशन के बेसिस पे ही फिर हम इसको डिवाइड करते हैं। बट पहले हम सारे पोजीशन एक जगह लिखेंगे, फिर हम इसको देखेंगे बाद में डिवाइड करके। तो पोजीशन में लिखना पहला कोज, फर्स्ट कोज लिखना नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर डिजीजेस। नॉन अल्कोहलिक, नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर डिजीजेस। और ब्रैकेट में लिख देना, मैंने इस चीज के बारे में पहले भी बताया था। मैंने जब डी राइटिस रेशियो पढ़ाया था तब भी बता चुका हूं मैं। It is the most common cause worldwide. It is the most common cause of worldwide cause cirrhosis of liver. Next, second causation is alcoholic liver diseases. Alcoholic liver diseases. Third one is chronic hepatitis या chronic viral hepatitis. Chronic viral hepatitis. Fourth, ऑटो इम्यून हेपेटाइटिस। हमने जब लास्ट में टाइम ऑटो इम्यून हेपेटाइटिस पढ़ा था तब हमने ये भी बोला था कि इसके इसमें भी एक्यूट और क्रोनिक दोनों ही होने के चांसेस होते हैं। ठीक है, और ये आगे जाके सिरोसिस ऑफ लिवर को लीड कर सकती है ना, याद होगा आप लोगों को। तो ऑटो इम्यून हेपेटाइटिस। नेक्स्ट, मेटाबॉलिक डिसऑर्डर लाइक, है ना, मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स लिख रहे हैं। मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स लाइक विल्सन डिजीज। विल्सन डिजीज, कोई बताएगा विल्सन डिजीज में क्या होता है? विल्सन डिजीज रिलेटेड में क्या होता है? कॉपर, एक्सेस एक्यूमुलेशन ऑफ कॉपर हो जाता है कहाँ कहाँ पे? लिवर में बेसिकली। लीवर में, आईज में, है ना, बहुत सारी जगह पे होता है। स्पेशली लीवर हम लेते हैं क्योंकि मेटाबॉलिक डिसऑर्डर के उसमें आता है। ठीक है, सेकंड इज हेमेटोक्रोमेसिस। हेमेटोक्रोमेटोसिस। ठीक है, नेक्स्ट गैलेक्टोसीमिया। गैलेक्टोसीमिया। ठीक है, इसका मीन्स होता है एक्यूमुलेशन ऑफ गैलेक्टोज इन ब्लड। ठीक है,
एक ये कोज हो सकता है। नेक्स्ट, अल्फा 1, अल्फा 1 एंटी ट्रिप्सिन डेफिशिएंसी। ये मेटाबॉलिक कॉजेज में ही देख रहे हैं हम, है ना। पहला अपन ने देखा था विल्सन डिजीज, सेकंड हमने देखा था हेमेटोक्रोमेटोसिस, थर्ड देखा हमने गैलेक्टोसीमिया, एंड फोर्थ वन इज अल्फा 1 एंटीट्रिप्सिन डेफिशिएंसी। नेक्स्ट, उसके बाद 6 नंबर पे बुट चेरी सिंड्रोम। बुट चेरी सिंड्रोम, कोई बताएगा बुट चेरी सिंड्रोम में क्या होता है? बुट चेरी सिंड्रोम, देखिए हमने लीवर पढ़ा था, लीवर की हमने सप्लाई देखी थी कि टू टाइप से लीवर की सप्लाई होती है। एक तो यहां से हमने राइट हिपेटिक वेन, मिडल हिपेटिक वेन, और ये लेफ्ट हिपेटिक वेन, और इधर नीचे से पोर्टल वेन। ठीक है, जो किससे मिलके बनती है? स्प्लीनिक वेन और सुपीरियर मिजेंट्रिक वेन। ठीक है, इससे मिलकर पोर्टल वेन बनती है। तो दो तरह से यहाँ पे सप्लाई है। बट इन केस ऑफ जब ये वाली हेपेटिक वेन्स की सप्लाई किसी भी कारण से जब ऑब्स्ट्रक्शन हो जाता है या ऑक्लूजन हो जाता है, उसे हम बोलते हैं बुट चेरी सिंड्रोम। स्पेशली वेन्स के अंदर, है ना, कोई थ्रोम्बोसिस हो गया कुछ और कारण से, तो उसे हम बुट चेरी सिंड्रोम बोलते हैं। नेक्स्ट, हेपेटिक वेन ऑब्स्ट्रक्शन। हेपेटिक वेन ऑब्स्ट्रक्शन, अब देखिए सेम आपको ये भी यही लग रहा होगा और ये भी यही लग रहा होगा, बट इसमें अंतर है। क्या डिफरेंस होता है? ये होता है जब लीवर के आसपास कोई ट्यूमर हो गया, है ना, ये बाहर से हेपेटिक वेन को क्या कर रहा है? ऑब्स्ट्रक्ट कर रहा है, तब हम इसकी बात करेंगे। नेक्स्ट, 8 नंबर, कोलिस्टेटिक लिवर डिजीजेज। कोलिस्टेटिक लिवर डिजीजेज, कोलिस्टेटिक लिवर डिजीज के अंदर आप लिखिएगा, तीन पढ़ेंगे हम इसमें, है ना। ये आरटी है, आठ में पहला लिखना, 8 नंबर में। प्राइमरी बिलियरी कोलेंजाइटिस, प्राइमरी बिलियरी कोलेंजाइटिस, इसमें लिखना सेकंड में प्राइमरी स्क्लेरोजिंग कोलेंजाइटिस, प्राइमरी स्क्लेरोजिंग कोलेंजाइटिस, एंड थर्ड वन इज सेकेंडरी स्क्लेरोजिंग कोलेंजाइटिस, सेकेंडरी स्क्लेरोजिंग कोलेंजाइटिस। तो ये अपना कोलेन इसमें आ जाएगा आपके 8 नंबर में, कोलिस्टेटिक लिवर डिजीज के अंदर। ठीक है, तो ये कॉजेशंस है, दे आर कॉजेशंस फॉर सिरोसिस ऑफ लिवर, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट, अब हम इसका टाइप देखेंगे इनके। तो टू टाइप्स में हम इसको डिवाइड करते हैं सिरोसिस ऑफ लिवर को, आपने पहले भी पढ़ा होगा इसको एग्जाम टाइम पर, हाँ, जब यूनिवर्सिटी के एग्जाम देते थे तो उसमें एक माइक्रो नोड्यूलर और एक मैक्रो नोड्यूलर। ठीक है, माइक्रो नोड्यूलर और मैक्रो नोड्यूलर क्यों, किस बेसिस पे करते हैं हम? ऑन द बेसिस ऑफ साइज। ठीक है, कि कौन सा कितनी साइज का है। तो पहले लिख लेना माइक्रो नोड्यूलर, माइक्रो, और इधर मैक्रो। ठीक है, माइक्रो के अंदर अगर जो साइज है वो अपना लेस देन 3 mm से कम होता है, लेस देन 3 mm मिलीमीटर से कम का साइज का अगर अपना वो है नोड्यूल, तो हम उसको बोलेंगे माइक्रो नोड्यूल, नोड्यूलर। ठीक है, एक चीज दूसरा इसमें पॉइंट याद रखना, यूनिफॉर्म साइज के देखने को मिलते हैं। इनकी जो साइज होगी अगर माइक्रो नोड्यूल है तो वो यूनिफॉर्म साइज के होंगे। ठीक है, दूसरा, ये रीजनरेटिव नोड्यूल्स देखने को मिलते हैं, रीजनरेटिव, रीजनरेटिव रेटिव नोड्यूल्स। नेक्स्ट, मैक्रो नोड्यूल्स। अभी इसको कंटिन्यू करेंगे ना, पहले इतना ही हम आगे पढ़ लेते हैं, फिर इसके नीचे का फिर से आएंगे। नेक्स्ट, मैक्रो नोड्यूलर सिरोसिस के अंदर लिखिएगा डायमीटर इज द मोर देन 3 मिलीमीटर, यहाँ पर 3 मिलीमीटर से मोर देन डायमीटर होगा। नेक्स्ट,
जो यहाँ हमें यूनिफॉर्म साइज देखने को मिल रही थी, यहाँ पर जो साइज होंगी वो वेरिएबल होंगे, जो नोड्यूल्स होंगे वो वेरिएबल इन साइज देखने को मिलेंगे। नोड्यूल्स आर इन वेरिएबल साइज। ठीक है। थर्ड पॉइंट, अब ये छोटे हैं, सॉरी, छोटे हैं, तो छोटे कैसे हैं? छोटे अच्छे हैं। ठीक है, छोटे अच्छे हैं। छोटे अच्छे हैं, तो जो इसके कोजेशंस होते हैं उसके लिए निमोनिक्स है। ठीक है, ये निमोनिक्स है इसका, इसके अंदर लिखना केवल ये चार ही कोज हैं इसके माइक्रोनोड्यूलर सिरोसिस ऑफ लिवर होने के। बाकी जितने भी हमने 8 कोजेस पढ़े, उनमें से अगर हम 4 कोजेस को निकाल दें, तो बाकी के जो भी सारे कोजेस है वो किस में आ जाएंगे? मैक्रोनोड्यूल्स में। तो पहला लिखना है इसके अंदर माइक्रो में, ए से एल्कोहलिक लिवर डिजीजेस। एल्कोहलिक लिवर डिजीजेज मीन्स अगर किसी को सिरोसिस ऑफ लिवर हुआ है, तो उसको जो सिरोसिस होगा वो कौन से टाइप का होगा? माइक्रोनोड्यूलर टाइप का। मीन्स उसमें जो नोड्यूल्स की साइज होगी वो लेस देन 3 मिलीमीटर से कम होगी। ठीक है। नेक्स्ट, ए के बाद सी। तो जितनी भी हम कोलिस्टेटिक डिसऑर्डर पढ़ के आए हैं अभी, कोलिस्टेटिक लिवर डिजीजेस, वो सारी इसमें आ जाएंगी। कोलिस्टेटिक लिवर डिजीजेस कौन कौन सी देखी थी अभी हमने? 3 देखी थी ना, प्राइमरी बिलियरी, है ना, प्राइमरी बिलियरी कोलिंजाइटिस। सेकंड देखा था हमने प्राइमरी स्क्लेरोजिंग कोलिंजाइटिस, और थर्ड इज सेकेंडरी स्क्लेरोजिंग कोलिंजाइटिस। तो वो तीनों ही इसके अंदर आ जाएंगी। नेक्स्ट, थर्ड में एच, एस से लिखना इसमें हिपेटिक वेन ऑब्स्ट्रक्शन। हिपेटिक वेन ऑब्स्ट्रक्शन। नेक्स्ट, फोर्थ से, फोर्थ में ये पूरा लेंगे हम, एच ई। एच ई से मतलब है हेमेटोक्रोमेटोसिस। देखिए हमने अभी मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स देखे हैं। मेटाबॉलिक डिसऑर्डर में हमने 3 4 पढ़े थे। विल्सन डिजीज पढ़ी है, और उसके अलावा गैलेक्टोसीमिया पढ़ा है ना। तो वो सब जो मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स हैं, वो सब उसमें ही रहेंगे। केवल और केवल मेटाबॉलिक डिसऑर्डर का क्रोमेटोसिस इसके अंदर आ जाएगा। इसके अंदर एमसीक्यू भी लिख लेना, पूछ सकते हैं वो आपसे कि ऐसा कौन सा मेटाबॉलिक डिसऑर्डर है जो माइक्रोनोड्यूल्स के अंदर आएगा। तो आपका आंसर होगा हेमेटोक्रोमेटोसिस। बाकी जो जितने भी बचेंगे वो आपके इसके अंदर आ जाएंगे। ठीक है, अब ये आप देख लेना कैलकुलेशन। नेक्स्ट, क्लिनिकल फीचर्स। क्लिनिकल फीचर्स बोल लो, या हम इसी को कॉम्प्लिकेशंस बोल के भी पढ़ेंगे, है ना। किसी को कोई डाउट है क्या? हेलो। नो सर। ठीक है। अब इसमें लिखना क्लिनिकल फीचर में, तो जो डिस्टोर्शन ऑफ आर्किटेक्चर ऑफ हेपेटिक लोब्यूल्स का हुआ है, तो हम के फीचर्स भी इसके ही आधार पर पढ़ते हैं। तो पहला 2 टाइप की फीचर है, पहला लिखना, है ना। सर ये 2 टाइप से, सर ये मैक्रो का पूछा है। नहीं नहीं नहीं, मैक्रो तो ये कंप्लीट हो मैक्रो गया है। मैक्रो मैक्रो तो मैक्रो के तो पोजीशन हमने देख लेना। अब हम क्लिनिकल फीचर देख रहे हैं दोनों के मिला के। हम क्लिनिकल फीचर की बात कर रहे हैं किसके? अच्छा अच्छा सिरोसिस ऑफ ठीक लिवर है। के, है ना। ये दोनों की वजह से क्या क्लिनिकल फीचर आएंगे? तो सेमी फीचर्स रहते हैं। जो अब लिखना कॉजेशन लिवर, बताया था आपने वो दोनों के थे या एक का था? वो पोजीशन जो इधर बताए थे ना अच्छे हैं हाँ अच्छे वाला। ऐसे, वो माइक्रो का था। माइक्रो का ठीक है था ओके। है ना। और जो ऊपर पहले पोजीशन 8 बताए थे पहले वाले, वो दोनों के मिला के थे। जो सबसे पहले बताए थे पोजीशन करके हमने पढ़ा था ना,
सबसे पहले नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर डिजीजेस, अल्कोहलिक लिवर डिजीजेस। थर्ड पे हमने देखा था, ऐसे सारे पढ़े थे ना अभी 8 तक। फिर 8 में 3 को डिवाइड किया था, तो वो तो सबके दोनों के मिला के थे। फिर हम जब यहाँ से माइक्रो एंड मैक्रो में डिवाइड किया था, उसके बाद मैंने केवल 4 पोजीशन बताए थे अच्छे हैं, तो ये हमने इसी में से लिए हैं। ये माइक्रो के थे, जबकि मैंने बोला था मैक्रो के लिए ये बचे हुए सारे मैक्रो में आ जाएंगे, जो इसमें से बचे हैं अच्छे को छोड़कर सारे किस में आ जाएंगे, इसमें आ जाएंगे। क्लियर पॉइंट? जी क्लियर है। हाँ, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं हम, अब मेन को हम क्लिनिकल फीचर देख रहे हैं, दोनों की वजह से जो सिरोसिस ऑफ लिवर की वजह से जो फीचर्स आएंगे वो क्या रहेंगे, है ना। तो इसमें लिखना, क्लिनिकल फीचर में 2 टाइप से आते हैं। एक है लीवर सेल फेलियर की वजह से जो फीचर आएंगे वो, और दूसरा पोर्टल हाइपरटेंशन की वजह से। पोर्टल हाइपरटेंशन पहले हम ये वाला समझेंगे, फिर हम उसकी बात करेंगे। तो लीवर सेल फेलियर में लिखिए क्या सिम्टम आता है। सबसे पहले जॉइंडिस, जॉइंडिस। नेक्स्ट पाल्मर इरिथीमा, पाल्मर इरिथीमा। मैंने एक फोटो भेजा है ग्रुप पे, आप लोगों ने देखा होगा, पाल्मर इरिथीमा, जिसे हम लीवर पाम के नाम से भी जानते हैं। एक सेकंड में दिखाता हूं आपको। हाँ जी देखा है मैंने, है ना। ग्रुप में शेयर तो किया था। इसमें हाँ, तो इसमें आपने दो तरह की चीज देखी होगी कि सेंटर में तो ये पूरा रेड है, मतलब सेंटर में पेल देखने को मिल रहा होगा आपको। बट जो थीनर और पेरिफेरल। हाइपोथीनर एरियाज है ना, थीनर और हाइपर थीनर एरिया में आपको कैसा देखने को मिल रहा है ये। देखिए, जो ये बीच है, जो ये वाला एरिया है ना, ये आपको पेल देखने को मिल रहा होगा। और यहाँ जो साइड से थिनर और हाइपोथिनर एरिया है अपना, वो हमें कैसा देखने को मिलता है, रेड। तो इससे हम इस टाइप का जो पाल्मर इरिथीमा हमें देखने को मिलेगा, इसे हम बोलते हैं लिवर पाम भी बोलते हैं। और ये फीचर किसमें देखने को मिलता है, इन केस ऑफ लिवर सिरोसिस। क्लियर? तो ये इंपॉर्टेंट है आपका। नेक्स्ट स्पाइडर एंजियोमा। स्पाइडर एंजियोमा का भी मैंने उसमें फीचर दिखाया है, आपने देखा होगा, इसका भी मैंने डायग्राम भेजा है। ठीक है। स्पाइडर एंजियोमा ये इस टाइप से कि जो इसमें जो कैपिलरीज है ना, ये कैपिलरीज डायलेटेड हो चुकी हैं। और ये सामने एक आर्टेरियोल है इस टाइप से। मान लीजिए ये एक आर्टेरियोल है, इसकी जो कैपिलरीज है वो इस तरह से डायलेटेड देखने को मिल रही होगी। ठीक है। और जब आप इसको प्रेस करोगे ऐसे, तो ये डायलेटेशन फिर से चला जाता है। बट जैसे आप अपनी थंब हटाओगे, फिंगर हटाओगे, फिर से डायलेटेशन हो जाता है। तो इसे हम बोलते हैं स्पाइडर एंजियोमा। ठीक है। स्मॉल आर्टेरियल डायलिटेशन देखने को मिलता है इसके अंदर हमें। और ये फीचर भी हमें किस में देखने को मिलता है, इन केस ऑफ लीवर सेल फेलियर के फीचर है ये। नेक्स्ट लिखना पेपर मनी अपियरेंस, पेपर मनी अपियरेंस। आपने नोट्स देखे हैं, जो नोट में एक जाता है ना ऐसे, आपने देखो ना एक लकीर सी जाती है, जो बीच में से गायब हो जाती है फिर ऐसे रहती है, उस पे भारत अंदर वो छपा होता है ना। नोट देखते हैं अपन, जो अपने रुपीज होते हैं, मैंने उसका भी डायग्राम भेजा हुआ है आपको। ये वाला, ये वाला एरिया देखिए आप, होता है ना इसमें, जिससे हम नोट पहचान सकते हैं कि नकली असली। तो सेम ऐसे ही जब आप इस का फेस देखोगे इस पेशेंट का, उसका भी डायग्राम मैंने शेयर किया हुआ है। पेपर मनी अपीयरेंस में ये देखने को मिल रहा होगा इस फीमेल का।
तो एक जगह पे रेड है, फिर वहां से व्हाइट है, फिर रेड है, फिर व्हाइट है, फिर रेड है, फिर व्हाइट है। इस तरह का अपीयरेंस हमें देखने को मिलता है। तो इस ये भी हमें किस में देखने को मिलता है? सिरोसिस ऑफ लिवर में। नेक्स्ट, है ना, या इसको हम स्पाइडर एंजियोमा ऑन द फेस भी बोलते हैं, स्पाइडर एंजियोमा ऑफ द फेस। नेक्स्ट पॉइंट, गायनेकोमेस्टिया, गायनेकोमेस्टिया। नेक्स्ट, टेस्टिकुलर एट्रोपी, टेस्टिकुलर एट्रोपी। नेक्स्ट, लॉस ऑफ एक्सिलरी हेयर, लॉस ऑफ एक्सिलरी हेयर। और फेटर हिपेटिकस। नेक्स्ट, फेटर हिपेटिकस। कोई जानता है फेटर हिपेटिकस क्या होता है? फेटर हिपेटिकस मीन्स जब लिवर डिजीज होती है ना, तो लिवर डिजीज के केस में कई बार स्मेल आती है फेस से, जस्ट लाइक ए फीकस, है ना, फीकस लाइक स्मेल देखने को मिलती है। तो उसको हम बोलते हैं फेटर हिपेटिकस। वो सारे फीचर हमें इसमें देखने को मिलेंगे। अगर मैंने कितने पॉइंट्स लिखा है? पहला जॉइंडिस, सेकंड पाल्मर एरिथेमा, थर्ड पॉइंट इज स्पाइडर एंजियोमा, और फोर्थ पॉइंट इज पेपर मनी अपीयरेंस। नेक्स्ट हमने देखा गायनेकोमेस्टिया, नेक्स्ट देखा टेस्टिकुलर एट्रोपी, एंड सेवन पॉइंट पे लॉस ऑफ एक्सिलरी हेयर। अगर मैं 2 से लेके 7 के बीच की फीचर्स की बात करूं, तो ऐसा आपने कोई सी ड्रग्स के साथ देखा है जो फीमेल्स यूज करती हैं? ऐसे ड्रग्स देखे हैं आपने? यही फीचर आपको एस्ट्रोजन कंटेनिंग पिल्स में भी देखने को मिलेंगे। एस्ट्रोजन कंटेनिंग पिल्स आते हैं कि नहीं? हेलो, 2, 3, 4, 5, 6, 7 नंबर के पॉइंट तक यही सेम फीचर्स आपको फीमेल के साथ में देखने को मिलते हैं, अगर मैं इस फीचर को छोड़ दूं तो, टेस्टिकुलर एट्रोफी। ठीक है। अब टेस्टिकुलर एट्रोफी को भी अगर मैं इंक्लूड करूं, तो एक रेशियो होता है, impaired testosterone and estrogen ratio, impaired testosterone and estrogen ratio लिवर सेलियर फेल की वजह से होता है। ये इम्पेयर्ड हो जाता है टेस्टोस्टेरोन एंड एस्ट्रोजन रेशियो, जिसकी वजह से एस्ट्रोजन क्या हो जाएगा, है ना, ओ से भी लिख सकते हैं, ई से भी लिख सकते हैं एस्ट्रोजन को। तो एस्ट्रोजन एक्सिस देखने को मिलेगा, और एस्ट्रोजन एक्सिस की वजह से ही, ठीक है, इंक्रीज द वेस्कुलरिटी, इंक्रीज द वेस्कुलरिटी एंड वासोडाइलेटेशन, वासोडाइलेटेशन ये फीचर आता है। तो जो पाल्मर इरिथीमा, स्पाइडर एंजियोमा, पेपर मनी अपीयरेंस, ये जो फीचर्स आते हैं वो एस्ट्रोजन एक्सिस की वजह से होते हैं। तो सेम यही फीचर आपको एस्ट्रोजन कंटेनिंग पिल्स में भी देखने को मिलते हैं। बट यहाँ पे क्यों आ रहे हैं? क्योंकि यहाँ पर एस्ट्रोजन का एक्सिस हो गया है, क्योंकि टेस्टोस्टेरोन एस्ट्रोजन रेशो बिगड़ गया है ड्यू टू लीवर सेल फेलियर की वजह से। तो दोनों जगह आपको सेम फीचर देखने को मिलेंगे एक्सेप्ट द जॉइंडिस और साथ में फिटर हिपेटिकस। क्लियर? तो ये है लिवर सेल फेलियर की वजह से सिम्टम आएंगे वो। नेक्स्ट हम फीचर देखेंगे पोर्टल हाइपरटेंशन, पोर्टल वेन की वजह से क्या क्या फीचर्स देखने को मिलेंगे। कोई बता सकता है नॉर्मल पोर्टल वेन का प्रेशर कितना होता है? नॉर्मल पोर्टल वेन का प्रेशर कितना होता है? 15 to 25। 5 to 15? मतलब शायद मैंने बहुत पहले पढ़ा था 5 से 15 mmHg, मतलब ये पता नहीं होता है कितना, पर एनाटॉमी की बीड़ी चौरसिया में पढ़ा है शायद मैंने, 5 से 15 mmHg होता है। बाकी एक बार आप देख लेना ना, मैंने अपने फर्स्ट ईयर के टाइम पे पढ़ा था ये, एक बार देखना आप लोग, है ना, इससे याद आ गया, पूछ लिया। अब देखिए लीवर है,
है ना। लीवर की दो टाइप से सप्लाई होती है, जैसा कि हमने देखा है। यहाँ पे अपनी आती है पोर्टल वेन। ठीक है, ये पोर्टल वेन है, ब्लू कलर से बनाते हैं। ये है अपनी स्प्लिनिक स्प्लिनिक वेन। ये स्प्लीन है अपना। ठीक है, और जो दूसरी वेन है वो है अपनी, कोई बताएगा? सुपीरियर मिजेंट्रिक वेंट्रिक वेन। मिजेंट्रिक वेन। ये दोनों वेन मिलके क्या बनाती है? पोर्टल वेन। जब लीवर में पोर्टल वेन जाती है तो ये दो टाइप में डिवाइड हो जाती है, राइट पोर्टल वेन एंड लेफ्ट पोर्टल वेन। क्लियर? राइट पोर्टल वेन एंड लेफ्ट पोर्टल वेन। अब हम देख रहे हैं अपने क्लिनिकल फीचर। तो जब यहाँ पर सिरोसिस ऑफ लीवर होगा, ठीक है, ये नॉर्मली क्या लेके जा रही है इस ब्लड को? फॉर द मेटाबोलाइट्स, मेटाबॉल जो न्यूट्रिएंट्स वगैरह हैं उनका मेटाबॉलिज्म के लिए लेके जाती है। लेकिन अब क्या हो रहा है? अब यहाँ पर ऑलरेडी सिरोसिस है ना। सिरोसिस की वजह से जो ब्लड सर्कुलेशन होना चाहिए वो सर्कुलेशन यहाँ से तो जा रहा है, बट यहाँ पर नहीं रुक पा रहा ना, यहाँ पे ही रुक जा रहा है। स्टेसिस हो रहा है यहाँ पे, क्यों? क्योंकि ड्यू टू सिरोसिस ऑफ लीवर की वजह से। अब ये ब्लड का जो प्रेशर है वो किस पे आएगा? पोर्टल वेन पर। तो पोर्टल वेन पर जो प्रेशर आएगा वही प्रेशर ये किसके ऊपर भेजेगी? इसके ऊपर। यहां से फिर ये स्प्लेनिक वेन को भेजेगी, यहीं से ये सुपीरियर मेजेंट्रिक वेन पे भी प्रेशर आता है। ठीक है, और फिर यहीं से क्या हो रही है? अदर सप्लाई भी हो रही है। देखिए नॉर्मली क्या होता है ना, इसके साथ में हम लीवर के थ्रू तो ब्लड भेजते ही भेजते हैं, लेकिन साथ में सिस्टमेटिक सप्लाई के साथ में पोर्टो सिस्टमिक एनास्टोमोसिस की कंडीशन भी होती है ना। ब्लड में बहुत सारे, मतलब अपने शरीर में बहुत सारे एनास्टोमोसिस है। एक एनास्टोमोसिस होता है पोर्टो सिस्टमिक एनास्टोमोसिस। लीवर के आसपास बहुत सारे एनास्टोमोसिस होते हैं जो पोर्टल वेन को एनास्टोमोसिस करते हैं विद अदर सिस्टम ऑफ बॉडी। तो उनमें से एक सिस्टम होता है जिसे हम बोलते हैं पोर्टो सिस्टमेटिक एनास्टोमोसिस। ये होता है किसके साथ में? एंड ऑफ दी इसोफेगस। जो अपना एंड पार्ट होता है इसोफेगस का, ये ठीक है, ये स्टमक है, थोड़ा सा समझ जाना। ये फंडस वाला पार्ट है और ये एंड ऑफ द इसोफेगस वाला पार्ट है। तो जो एनास्मोसिस आया है वो पोर्टल वेन का यहां से ऐसे आता है। ठीक है, सेम ऐसे ही एक एनास्मोसिस आता है फंडस से, है ना, जो पोर्टल वेन के साथ में जाता है। तो जो प्रेशर जब पोर्टल वेन पे प्रेशर आता है तो वो ही प्रेशर यहाँ पे भी आएगा। ठीक है, और वही प्रेशर यहाँ पे भी जाता है। ठीक है, और इस प्रेशर की वजह से क्या होने वाला है? ये बहुत पतली सी वेन होती है, बहुत पतली, इतनी पतली वेन होती है कि थोड़ा सा भी अगर इस पे प्रेशर डाल दो ना तो ये फट जाएगी। अगर ये यहाँ से फट जाएगी तो इस कंडीशन को हमने क्या बोलते हैं? इसोफेजियल पेरिसेस। वेरिसिस, है ना। हमने एक और जगह पढ़ा था, अभी कुछ दिन पहले मैंने पीएसएम में पढ़ाया था। ये किसमें बताया था? पीएसएम के टॉपिक में लीडिंग कॉज ऑफ द डेथ लिख के बताया था हमने कि जो मेन कॉज है पेशेंट का डेथ का, जो इमीडिएट कॉज है वो डेथ का, वो क्या था? इसोफिजियल वेरिसिस। एक जगह बताया था, इंटरनेशनल डेथ सर्टिफिकेट पढ़ाया था तब, याद हाँ होगा आप लोगों को, हाँ जी हाँ जी। तब भी आया था ये वर्ड। ठीक है, नेक्स्ट इसोफिजियल वेरिसिस होगा, या फिर इसी में दूसरा फंडल या फंडस वेरिसिस की कंडीशन हमें देखने को मिलेगी। दूसरा, यहां पर हम जो ये पोर्टल हाइपरटेंशन हुआ है, पोर्टल हाइपरटेंशन की वजह से देखिए यहां पर सुपीरियर मिजेंट्रिक आर्टरी और सुपीरियर मिजेंट्रिक वेन, ठीक है, इनके बीच भी कनेक्शन होता है। और इन दोनों के कनेक्शन के बीच में क्या है? कैपिलरीज। भाई ये तो वेन है ही ना, लेकिन ये वेन कहीं ना कहीं आर्टरी के साथ भी तो कम्युनिकेट करेगी कैपिलरीज के थ्रू। तो जो कैपिलरीज है, इस प्रेशर की वजह से कैपिलरीज भी क्या हो जाती है?
डैमेज हो जाती है, और इस डैमेज की वजह से हमें पोर्टल हाइपरटेंशन की वजह से एक सिम्टम मिलता है जिसे हम बोलते हैं एसाइटिस। और जो ब्लड है वो एब्डोमेन में वहां पे जाके इकट्ठा कलेक्ट एक्यूमुलेट होने लगता है, जिसकी वजह से जो फीचर आता है उसे हम बोलते हैं एसाइटिस। ठीक है, तो अब हम सिम्टम लिखते जा रहे हैं, आप लिखते जाना। पोर्टल हाइपरटेंशन के अंदर पहला फीचर आएगा अपना एसाइटिस। सेकंड फीचर, अब ये पोर्टल हाइपरटेंशन हुआ है तो वो इस स्प्लीन पे भी क्या कर रहा है, प्रेशराइज कर रहा है इस स्प्लीन को भी। तो सेकंड सिम्टम इज कंजेस्टिव स्प्लीनोमेगेली, कंजेस्टिव स्प्लीनोमेगेली। नेक्स्ट, ब्लीडिंग ऑफ इसोफिजियल वेरेसिस, और ब्लीडिंग ऑफ, या इसी के अंदर लिख देना ब्लीडिंग ऑफ इसोफिजियल वेरेसिस एंड फंडस वेरेसिस, फंडस वेरेसिस। नेक्स्ट, मैंने जैसा आपको सिस्टमेटिक इसमें बताया ना कि यहाँ पर क्या होता है, पोर्टो सिस्टमेटिक एनास्टमोसिस होता है। तो अब देखिए, एक एनास्टमोसिस तो हमने यहाँ पर एंड ऑफ इसोफेगस के साथ बता दिया, एक हमने फंडस के साथ बता दिया। ऐसे ही सेम एक एनास्टमोसिस और होता है, वो एनास्टमोसिस होता है विद, जैसे हमने यहाँ पे क्या हिपेटिक वेन बोला था, हिपेटिक वेन काई में जाके खुलती है, इंफीरियर वेना कावा में। तो सेम यहाँ से एक ऐसे ही सेम एक एनास्टमोसिस होता है, और ये इंफीरियर वेना कावा के साथ में जाके खुलता है, और यहाँ से ये ब्लड कहाँ लेके जाते हैं, इंफीरियर वेना कावा से कहाँ जाता है ब्लड अपना, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कहाँ जाएगा इंफीरियर वेना कावा से, Right atrium. राइट एट्रियम, Okay. राइट एट्रियम से लंग्स। Lungs. ठीक है, ठीक है, लेकिन जो ये ब्लड जा रहा है, क्या ये ब्लड मेटाबोलाइज होके जा रहा है, क्या इस ब्लड में जो नाइट जो है अपना क्या बोलेंगे, जो मान लीजिए यूरिया है या न्यूट्रिएंट्स है, उनका क्या मेटाबॉलिज्म हुआ क्या, नहीं. नहीं हुआ। तो एक कंडीशन और प्रोड्यूस करता है ये, पहले लिखना, पोर्टो पल्मोनरी हाइपरटेंशन। अब जो ये सिस्टमेटिक सर्कुलेशन बना, तो ये इंफीरियर वेना कावा, इंफीरियर वेना से राइट एट्रियम, राइट एट्रियम से आपका ये गया लंग्स में, मतलब लेफ्ट राइट से राइट वेंट्रिकल, और राइट वेंट्रिकल से लंग्स। ठीक है, वहां पे ये क्या करेगा, पोर्टो पल्मोनरी हाइपरटेंशन, ये कंडीशन भी देखने को मिलेगी। नेक्स्ट कंडीशन, हिपेटिक इंसेफेलोपैथी, हिपेटिक इंसेफेलोपैथी क्यों, क्योंकि जो ये लंग से अभी गया है ना, क्योंकि अब इसमें क्या है, यूरिया नाइट्रोजन सब कुछ है, अब ये यहां से कहाँ जाने वाला है, सिस्टमेटिक सर्कुलेशन में, मीन्स एज ए ऑक्सीजनेटेड ब्लड में जाएगा, और वहां से कहाँ जाएगा, ब्रेन में, पूरी बॉडी के पार्ट्स में चला जाएगा। और जैसे ही ये ब्रेन में जाएगा यूरिया, वहां क्या देखने को मिलेगी, हिपेटिक इंसेफेलोपैथी की कंडीशन देखने को मिलती है। नेक्स्ट कंडीशन इसकी वजह से जो होगी, उसे हम एक और कंडीशन इसके बाद में लिखना, नेक्स्ट लाइन, हिपेटोरीनल सिंड्रोम। ठीक है, हिपेटोरीनल सिंड्रोम, हिपेटोरीनल सिंड्रोम क्यों हुआ, देखिए ये स्प्लीन क्या हो गया है, स्प्लीन कंजेस्टिव होती जा रही है और स्प्लीन बढ़ती जा रही है, स्प्लीन की साइज इंक्रीज होगी, लीवर की साइज इंक्रीज होगी, है ना, हिपेटोमेगेली हमें देखने को मिलेगी, लंग्स में ब्लड भरता जाएगा, जिसकी वजह से जो हीमोडायनेमिक्स है ना, हीमोडायनेमिक्स चेंज हो जाएंगे। हीमोडायनेमिक्स चेंज होने की वजह से जो परफ्यूजन ऑफ किडनी है ये प्रॉपर नहीं हो पाएगा, और परफ्यूजन ऑफ किडनी प्रॉपर नहीं होने की वजह से जो हमें क्या देखने को मिलता है, हिपेटो रिनल सिंड्रोम, यानी रीनल जो किडनी है उसके भी सिम्टम आने लगते हैं, तो इसे बोलते हैं हम हिपेटो रिनल सिंड्रोम। क्लियर। नेक्स्ट, अब डायग्नोसिस, ये इसके कॉम्प्लिकेशंस है और यही इसके फीचर्स है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, इनसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो मैंने सारे बता दिए, मोस्टली सब कुछ कवर किया है। सर ये स्टमक वाला एक बार बता दीजिए, जो इसोफेगस और फंडस का दिखा रखा है वो हाँ, कौन आपको सा दोबारा वेन? बता देता हूँ, मैंने वेन का नाम नहीं लिखा इसमें, हमने केवल कॉन्सेप्ट समझा है ना, बता दे रहा ओके हूँ ओके। बाकी। एक सिस्टमेटिक सर्कुलेशन बन जाता है, एक एनास्टोमोसिस फॉर्म करता है। देखिए लीवर में क्या हो गया है, लीवर अब किसी काम का नहीं बचा है, क्योंकि इसमें सिरोसिस हो चुकी है। तो एज ए जो काम पोर्टल वेन का था वो पोर्टल वेन कर नहीं पा रही है,
ठीक है, क्लियर। जब पोर्टल वेन अपना काम नहीं कर पाएगी तो ये क्या करती है, इनमें छोटे छोटे एनास्टोमोसिस फॉर्म होते हैं, जैसे आपने पढ़ा होगा ना। एनास्टोमोसिस का काम ही क्या होता है कि वो सिस्टमेटिक सर्कुलेशन को मेंटेन करके रखते हैं, है ना। तो जैसे मान लो हमने एक सर्कुलेशन बनाया लंग्स के साथ, है ना, जो इंफीरियर वेना कावा के थ्रू होके बना, ठीक है। दूसरा हमने बनाया इसोफेगस के साथ, ये इसोफेगस। एक एनास्टोमोसिस हमें देखने को मिलता है स्टमक के साथ, है ना, ये इसोफेगस ही है ना, ऐसे आ रही है, समझ जाना। ठीक है, तो ये सिस्टमेटिक एनास्टोमोसिस जो बना है, ये हमारा क्या है, इसे हम, इसमें जब प्रेशर आएगा तो उसकी वजह से क्या होगा भाई, प्रेशर पोर्टल हाइपरटेंशन में आया है, पोर्टल हाइपरटेंशन हुआ है, तो अब ये प्रेशर किस पे जाएगा, सब पे जाएगा। इधर स्प्लीन पे भी जाएगा, इधर सुपीरियर मेजेंट्रिक वेन पे भी जाएगा, इधर हार्ट, इधर लंग्स में भी जा रहा है, जिसे हम पोर्टो पल्मोनरी हाइपरटेंशन बोल रहे हैं। ऐसे ही ये इसोफेगस की वेन्स पे भी जाएगा, और ऐसे ही ये स्टमक की फंडस पे भी जाएगा। तो जिसकी वजह से यहाँ पे क्या होगी, जो वेन है वो बहुत छोटी छोटी होती है, और वो क्या कर जाएगी, फट जाएगी, है ना, डैमेज हो जाएगी। और डैमेज होने की वजह से वहां से ब्लीडिंग होने लगती है, और उसमें बहुत सारा ब्लड होता है। तो केवल 2 से 3 या 3 से 4 वोमिटिंग में ही पेशेंट की डेथ हो जाती है। ठीक है, बहुत खतरनाक होता है, ये कंट्रोल करना बहुत मुश्किल होता है इसको। तो इसोफिजियल वेरेसिस इमरजेंसी कंडीशन है, और फंडस वेरेसिस ये हमें देखने को मिलता है ड्यू टू पोर्टल हाइपरटेंशन की वजह से। पेशेंट को उल्टी आई, एक बार उल्टी आई तो एक बार में तो कोई ध्यान ही नहीं देता है, ठीक है, लेकिन एक ही वोमिटिंग में करीब 2000 ml के समथिंग ब्लड निकल जाता है, टोटल 5000 है। सेकेंड वोमिटिंग तो पेशेंट शॉक में चला जाएगा, और लास्ट, मतलब सेकेंड वोमिटिंग के बाद तो पेशेंट सीधा डेथ की तरफ चला जाएगा। फर्स्ट वोमिटिंग के बाद शॉक में, हाइपोवोल्यूमिक शॉक, है ना, पेशेंट की डेथ होती है उसकी वजह से होती है। अब हम लिखेंगे इसके डायग्नोसिस। डायग्नोसिस में गोल्ड स्टैंडर्ड टेस्ट इज बायोप्सी। अब बायोप्सी के थ्रू आप सब कुछ पहचान लोगे कि ये किस टाइप का है, कि माइक्रो नोड्यूलर है कि मैक्रो नोड्यूलर है, वो सब उसमें डिफाइन हो जाता है। क्लियर। नेक्स्ट टेस्ट। अब आप, हम चाहते हैं कि हम इसको इन्वेजिव टेस्ट नहीं करते, तो नॉन इन्वेजिव टेस्ट देखें। नॉन इन्वेजिव टेस्ट सेकंड है ना, इसके अंदर लिखना LFT। LFT कराएंगे तो LFT में कौन सा रेशियो चेक करेंगे हम यहाँ पे, डी राइटिस रेशियो। डी राइटिस रेशियो कैसे निकलता है, AST upon ALT. AST अपॉन ALT. LT। ठीक है, इसकी वैल्यू अगर कितनी आएगी कि ये सिरोसिस ऑफ लिवर के लिए शो होगा, मोर देन 2। अगर मोर देन और इक्वल टू 1 आ रहा है मीन्स ये रेशियो क्या है, नॉर्मल। अगर मोर देन 2 आता है तो ये क्या है, रेशियो मीन्स पेशेंट को क्या सजेस्ट करता है, सिरोसिस ऑफ लीवर। तो आप ये नॉन इन्वेजिव टेस्ट के थ्रू भी पहचान सकते हो कि पेशेंट को सिरोसिस ऑफ लीवर है कि नहीं है। नेक्स्ट चीज एक और आती है वो अपनी, अगर यही रेशो मोर देन 3 हो रहा है या इक्वल टू 3 हो रहा है मीन्स पेशेंट को क्या है, ये कई बार बता चुका हूं मैं। अगर पेशेंट को ये रेशियो मोर देन 3 आ रहा है मीन्स क्या है पेशेंट को, लिवर फेलियर बताया था। एल्कोहलिक हेपेटाइटिस, बहुत बार पढ़ चुके हैं अपन ये, ठीक है। तो ये एल्कोहलिक हेपेटाइटिस देखने को मिलेगा, ठीक है। इसके अलावा हम फाइब्रो स्कैन भी कर सकते हैं, नॉन इन्वेजिव टेस्ट में फाइब्रो स्कैन। तो इसमें 2 टाइप से वैल्यू आती है फाइब्रो स्कैन के अंदर। अगर वैल्यू मोर देन 239
कि समथिंग आ रही है मीन्स पेशेंट को ये इससे ज्यादा आ रही है फाइब्रो स्कैन के अंदर वैल्यू मोर देन 239 मीन्स पेशेंट को है फाइब्रोसिस, सॉरी फाइब्रोसिस नहीं है ना। एक सेकेंड, दो एक सेकेंड, हमने एक कंडीशन पढ़ी थी स्टेटोसिस, है ना, फैट का जमा हो जाना लिवर के अंदर, जब फैट जमा होता है इस कंडीशन को हम बोलते हैं स्टेटोसिस। तो अगर किसी का फाइब्रो स्कैन मोर देन 239 आ रहा है मीन्स पेशेंट के साथ में क्या स्टेटोसिस है, और अगर उसका स्कोर मोर देन 290 290 से अगर ऊपर आ रहा है मीन्स उस पेशेंट को क्या है सिरोसिस ऑफ लिवर, ये चीज याद रखना फाइब्रो स्कैन की रिपोर्ट में। नेक्स्ट, अब इसके जो फीचर्स हैं वो मतलब जो दो टाइप से हमें देखने को मिल सकता है सिरोसिस ऑफ लिवर। अब मैं लिखवा रहा हूँ, लिखने का काम करना। पहला है कंपनसेटेड सिरोसिस, कंपनसेटेड सिरोसिस, एंड सेकंड होता है डीकंपनसेटेड सिरोसिस। कंपनसेटेड सिरोसिस में क्या होगा, जब पेशेंट के साथ सिरोसिस ऑफ लिवर तो है लेकिन उसके कोई सिम्टम्स नहीं है, ठीक है। अब मैं इसको एसिम्टोमेटिक तो नहीं बोलूंगा, इसके लिए एक वर्ड होता है नो अवॉर्ड सिम्टम्स, नो अवॉर्ड AVERT, ओ सॉरी OVERT, नो अवॉर्ड सिम्टम्स, है ना, कंपनसेटेड के अंदर लिख रहे हैं नो अवॉर्ड सिम्टम्स डिस्पाइट हैविंग द सिरोसिस ऑफ लिवर। नेक्स्ट, डीकंपनसेटेड सिरोसिस में लिखना पेशेंट हैज ए पेशेंट हैज ए अवॉर्ड सिंड्रोम, मतलब पेशेंट के साथ में सिम्टम देखने को मिल रहे हैं जस्ट लाइक जॉइंडिस, ठीक है। नेक्स्ट, जॉइंडिस देखने को मिल रहा है जहाँ पे पोर्टल हाइपरटेंशन देखने को मिल रहा है, तो इसको हम बोल देते हैं क्या, डीकंपनसेटेड सिरोसिस। अब हम इसका मैनेजमेंट देखते हैं कि इसका मैनेजमेंट कैसे करेंगे। तो मैनेजमेंट में देखिएगा नॉर्मली ये इरिवर्सिबल इंजरी होती है, इरिवर्सिबल इंजरी है, ठीक है। बट कुछ केसेस में, सम केसेस जैसे कंपनसेटेड जो सिरोसिस है, इन केसेस में कई बार ये रिवर्सिबल हो जाती है, ठीक है, रिवर्सिबल देखने को मिल सकती है। मान लीजिए कोई पर्सन है जो अल्कोहल पहले बहुत ज्यादा लेता था, ठीक है, बट उसने उसको जब पता चला सिरोसिस है उस पेशेंट को, तो उसने क्या कर दिया अल्कोहल का लेना बंद कर दिया। तो कई केसेस में ऐसा देखा गया है कि वो जो रीजनरेट होने लगती है वहां की नोड्यूल्स, और पेशेंट कई बार रिवर्सिबल इंजरी में चला जाता है, मतलब वो इरिवर्सिबल रिवर्सिबल टू रिवर्सिबल में आ जाएगा, बट हर केस में नहीं होगा, बट सम केसेस में, है ना। अभी जो न्यू स्टडीज हुई है उसमें पता चला ही है। तो मैनेजमेंट क्या करेंगे हम इसमें, तो मैनेजमेंट तीन तरह से होता है। सबसे पहले तो हम क्या कर सकते हैं, जो कोजेज है ना, ट्रीट दी अंडरलाइनिंग कोजेस, जो हमने 8 कोजेस पढ़े, इनमें से कौन कौन से कोजेस है अगर उनको सही कर दें तो हम लिवर सिरोसिस को रोक सकते हैं। सेकंड चीज, ट्रीट दी कॉम्प्लिकेशंस, जो हमने अभी कॉम्प्लिकेशंस पढ़े, या तो फिर इनको ठीक करो अगर कोजेशन सही नहीं हो रहे तो फिर हम कॉम्प्लिकेशंस को सही कर सकते हैं। और थर्ड इसका मैनेजमेंट है लीवर ट्रांसप्लांटेशन, लीवर ट्रांसप्लांटेशन। तो ये लीवर ट्रांसप्लांटेशन हर किसी पेशेंट का नहीं करते हैं, लीवर ट्रांसप्लांट करते हैं जिन पेशेंट का एमईएलडी स्कोर मोर देन 50 रहता है। मोर देन अगर 15 आता है तो हम उन पर्सन का क्या करते हैं लीवर ट्रांसप्लांटेशन सजेस्ट कर सकते हैं। ये क्या होता है ये हम जब लीवर ट्रांसप्लांटेशन पढ़ाऊंगा तब बताऊंगा, ठीक है। उसमें हम बस अभी याद रखो एमईएलडी, इसकी फुल फॉर्म लिख लेना, मॉडल एंड स्टेज लिवर डिजीजेज, मॉडल एंड स्टेज लिवर डिजीजेज। एमईएलडी स्कोर या मेल्ड स्कोर जिसका मोर देन 15 रहेगा उसी को हम सजेस्ट करेंगे क्या, लीवर ट्रांसप्लांटेशन। नेक्स्ट, अब मैंने एक चीज छोड़ी है कि पोर्टल हाइपरटेंशन की वजह से ही होता है कैपर्ट मेड्यूसी, मैं उसको अलग से बताऊंगा, ठीक है। मैंने एक आपको डायग्राम भेजा हुआ है, एक लेडीज का डायग्राम है ना, रोमन मैथोलॉजी में बोलते हैं कि वो कोई देवी वगैरह है।
तो उसके बाल देखे आपने, फोटो भेजा है मैंने, जी, स्पाइरल सांप टाइप के अजीब से हैं। है ना, सरपेंटाइन टाइप के हैं, है ना, जो बता ही देता हूँ। तो वो क्यों आते हैं, किसी को पता है इसका आंसर? मैं दो पिक्चर दिखाता हूँ आपको। ये इस कंडीशन को हम बोलते हैं, दिख रहा होगा आप लोगों को, कैपेट मेड्यूसी बोलते हैं। ये जो कंडीशन है ये है कैपेट मेडिसी। आपने वेन देखी होंगी, ये वेन बहुत ज्यादा डायलेटेड हो चुकी है। ठीक है, नेक्स्ट, जिसकी वजह से होता है ये, मतलब जिस कंडीशन को इस तरह की, ये एक लेडीज है जिसपे इस तरह के देखिए सांप घूम रहे हैं, है ना, तो ये इसको, इसका नाम कैपेट मेड्यूसी था। तो उसी के बेसिस पे इसका नाम हमने रख दिया कैपेट मेड्यूसी कंडीशन। ठीक है, ये वेन दिख रही होगी ना। ये कंडीशन हुई कैसे, इसको समझते हैं। मैं लेटरल व्यू का डायग्राम बना रहा हूँ, जो हमने अभी पोर्टल वेन देखी थी उसी को हम लेटरली मान के चल रहे हैं। ये हेड है पेशेंट का, ये नेक है, ये चेस्ट है, और यहीं पर अपना अम्बलाइकस है, और ये लीवर है। थोड़ा बड़ा बना रहा हूँ क्योंकि इसमें मुझे चाहिए रहेगा डायग्राम में। अब देखिए, हमने बताया ये पोर्टल वेन है, ये लेफ्ट एंड राइट डिवीजन है। ये लेफ्ट पोर्टल वेन है, जब ये लीवर में जाती है तो डिवाइड हो जाती है, और ये राइट पोर्टल वेन है। ठीक है, और ये अपनी स्प्लेनिक वेन है, और ये अपनी सुपीरियर मिजेंट्रिक वेन है, और ये इस पर लिगामेंट होता है जिसे हम बोलते हैं फेल्सीफॉर्म लिगामेंट। तो ये फेल्सीफॉर्म लिगामेंट है, एंटीरियर साइड में कवरिंग होती है लिवर की, तो इसको हम बोलते हैं फेल्सीफॉर्म लिगामेंट। ठीक है, एंटीरियर कवरिंग देखने को मिलती है। अब क्या हो रहा है यहाँ पे जो लेफ्ट पोर्टल वेन है, यहाँ से एक वेन निकलती है जिसे हम बोलते हैं पेरा अम्लाइकल वेन, जो किसको, जो कहाँ पर जाती है, ये ड्रेन करती है किसका, अम्लाइकस का, अम्लाइकल के लिए ड्रेन करती है ना, अम्लाइकल का ब्लड ड्रेन करती है। ये अम्लाइकस है। नॉर्मली आफ्टर दी 7 days ऑफ बर्थ, ये वेन पेरा अम्लाइकल वेन इज ओब्लिटरेट हो जाती है। ठीक है, नॉर्मली इसका काम क्या था, जब बच्चा फीटस होता है ना, ड्यूरिंग फीटल पीरियड, ठीक है, मैटरनल जो ब्लड आता है ये अम्लाइकल कोड होती है। अम्लाइकल कोड से जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड आता है वो इसी के थ्रू आता है, और यहाँ से लीवर में जाता है, और लीवर से यही ऑक्सीजनेटेड ब्लड कहाँ से, ये हिपेटिक वेन, राइट मिडल एंड हिपेटिक वेन के थ्रू इंफीरियर वेना कावा में जाता है, और इंफीरियर वेना कावा से होते हुए सिस्टमेटिक सर्कुलेशन में आता है। क्लियर, हमने ये पढ़ा है ना। और आफ्टर दी बर्थ ये जो वेन है वो क्या हो जाती है, ओब्लिटरेट हो जाती है, बट ड्यू टू लीवर सिरोसिस या उसकी वजह से होने वाले पोर्टल हाइपरटेंशन की वजह से, ये वेन अगर दोबारा से क्या हो जाते हैं, रीकैनलाइज हो जाती है, ड्यू टू प्रेशर रीकैनलाइज्ड हो जाती है, और रीकैनलाइज्ड होने की वजह से इसमें क्या आने लगता है, ब्लड आने लगता है। और जब ब्लड आता है तो ऑलरेडी क्या है, इस वेन में पोर्टल हाइपरटेंशन है ना, ऑलरेडी हाइपरटेंशन है, तो इसमें भी जो ब्लड आएगा वो हाइपरटेंशन होता, मतलब हाइपरटेंशन की वजह से डायलेटेड करता रहेगा। तो ये डायरेक्ट पैरा अम्लाइका बोन इससे, मतलब जो वेन है इससे जुड़ी नहीं होती, यहाँ पे बहुत सारी सिस्टमेटिक वेन्स होती है, वो इससे जुड़कर पैरा अम्लाइकल वेन बनती है। तो उसकी वजह से जो हमने छोटी 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 वेनें देखी है ना, ये सारी क्या हो गई है, डायलेटेड हो गई है। और ये किससे जुड़ती है, सिस्टमेटिक वेन, ये पोर्टल वेन, ये यहाँ पर पैरा अम्लाइकल वेन से जुड़ी होती है, और पैरा अम्लाइकल वेन कहाँ पे जाके जुड़ती है, लेफ्ट पोर्टल वेन में। ठीक है, उसकी वजह से जो फीचर आता है इसे हम कैपोट मेड्यूसी बोलते हैं। ठीक है, जो हमें पेशेंट देखने को मिलेगा। क्लियर। और दूसरी कंडीशन इसमें एक और होगी, जब आप इसकी रेडियोलॉजिकल एग्जामिनेशन करोगे, है ना, एमआरआई मतलब सीटी स्कैन जब आप देखोगे, तो मैंने इसमें ये अपीयरेंस यहाँ पे,
इस जगह पे ये देखने को मिल रहा है आपको, ये वेन, ये वाला पार्ट, इस पार्ट में, ये इस पार्ट में जो डायलिटेशन आ रहा है, इसको हम, जो अपीयरेंस होता है, इसको हम पाम ट्री अपीयरेंस भी बोलते हैं। तो जब आप सीटी स्कैन कराते हो, रेडियोलॉजिकल एग्जामिनेशन कराओगे, तो इस पाम ट्री अपीयरेंस देखने को मिलता है हमें, पाम ट्री अपीयरेंस। तो वो भी कैपेट मेड्यूसी में देखने को मिलता है, मीन्स पोर्टल हाइपरटेंशन में, या फिर हम इनडायरेक्टली बोले तो सिरोसिस ऑफ लिवर में। तो याद रखना, पूछा जाता है सीटी स्कैन या रेडियोलॉजिकल एग्जामिनेशन में पाम ट्री अपीयरेंस कहाँ देखने को मिलता है, तो आंसर कैपेट मेड्यूसी भी हो सकता है आपका, आपका पोर्टल हाइपरटेंशन भी हो सकता है, और आपका सिरोसिस ऑफ लिवर भी हो सकता है। अब ऑप्शन में दिया क्या है, उसके बेसिस पे आप इसका आंसर टिक करोगे। क्लियर? अब आप अपने डाउट्स पूछ सकते हो आज के टॉपिक से रिलेटेड, वैसे कंप्लीट हो गया है।